हाँ, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अब मैथ का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास मैथ की है। तो मैथ में हम स्टार्टिंग करते हैं। कौन सा टॉपिक से स्टार्ट करें हम लोग? पहले हम लोग इजी टॉपिक पढ़ लेते हैं, इजी टॉपिक पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग वास्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो पहले हम आज स्टार्ट करते हैं, जो भी हर एक मैथ में जो अर्थमेटिक देखोगे या एडवांस्ड है, तो पहला तो टॉपिक आपका नंबर सिस्टम ही स्टार्ट होता है। तो नंबर सिस्टम के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे बड़ा और एक तरह से सबसे वास्ट भी माना जाता है, ठीक है। तो पूरे मैथ में सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो नंबर सिस्टम ही है। तो हम नंबर सिस्टम के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है आज। उसके बाद हम धीरे धीरे छोटा छोटा टॉपिक कवर कर लेंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। आज का टॉपिक लिखो यहाँ पे, नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम, ठीक है। आज का पहला क्लास है मैथ का और नंबर सिस्टम, ठीक है। पहला क्लास लिखो नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमें बेसिकली क्या जानना है? तो नंबर सिस्टम में हमें नंबरों के बारे में जानना है कि आखिर नंबर का क्या खेल है, नंबर किसे कहते हैं, कितने टाइप के नंबर होते हैं, ठीक है। तो पहले आज हम बस नंबर के बारे में जानेंगे, धीरे धीरे 2-3 क्लास लगेगी, नंबर सिस्टम पूरे खत्म हो जाएंगे, जो कि एग्जाम में आएंगे, ठीक है। नॉर्मल एग्जाम में, छोटे मोटे एग्जाम में इससे क्वेश्चन ईजिली बनेंगे आपको आगे जाके, जिसमें यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस, सारे ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, सारे इसी में कवर होंगे, ठीक है। वो धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो पहले आज हम नंबर सिस्टम में पढ़ लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम मतलब नंबर सिस्टम में कितने टाइप के नंबर होते हैं, ये हम आज पढ़ लेंगे, ठीक है। कितने टाइप के नंबर होते हैं, किसे कौन सा नंबर बोला जाता है, ठीक है। तो आज पहले हम नंबर के बारे में समझ लेते हैं। तो डैश लगाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में पहला नंबर, जैसे में एक नंबर पहले कौन से होते हैं, कैसे कैसे टाइप के। तो सबसे पहला यहाँ पे लिखो कौन सा नंबर, ठीक है। यहाँ लिखो नंबर, NUMBER, नंबर, ठीक है। अब नंबर को हम 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक है रियल नंबर, रियल नंबर, एक है इमेजनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, ठीक है। इमेजनरी नंबर काल्पनिक संख्या, और एक है रियल नंबर, एक है इमेजनरी नंबर। इसे हिंदी में काल्पनिक संख्या, इसे वास्तविक संख्या बोला गया है, लिख लो, ठीक है। तो मैं हिंदी में लिख दूंगा, इंग्लिश में बोल दूंगा, ठीक है। संख्या को 2 भागों में बांटा गया, रियल नंबर, इमेजनरी नंबर। मैं इंग्लिश बोलूँगा और हिंदी लिखूँगा, ठीक है। तो इसको मतलब समझ जाओ। चलो, ये हो गया वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, ठीक है। 2 टाइप के नंबर हो गए। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो वास्तविक संख्या जो हो गया, इसे भी 2 भागों में पहले बांटो। वास्तविक संख्या को फिर 2 भागों में बांटते हैं। एक हो गया है परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। और काल्पनिक नंबर वैसे ही रहेंगे। अब आते हैं परिमेय संख्या को भी 2 भागों में बांट दो और अपरिमेय संख्या को रहने दो। परिमेय संख्या के अंदर कौन से आते हैं? पूर्णांक संख्या, ठीक है, पूर्णांक संख्या, ठीक है, इंटीजर। और पूर्णांक संख्या के फिर अंदर कौन आते हैं? तो होल नंबर, पूर्ण संख्या, ठीक है। और पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या लिखो, प्राकृत संख्या, ठीक है। इसका भी क्लासिफिकेशन कर दो। प्राकृत संख्या में आएंगे सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ठीक है। क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या का भी क्लासिफिकेशन कर दो। सम संख्या, इवन, ऑड, ठीक है, प्राइम, कंपोजिट नंबर, ठीक है। समझ गए ना। पहले हम नंबर को 2 भागों में बांट दिए, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, रियल नंबर, इमेजनरी नंबर। रियल नंबर को अब तोड़ देंगे तो परिमेय संख्या, इसका भी 2 टाइप होता है, परिमेय, अपरिमेय, रेशनल, इरेशनल। परिमेय के अंदर पूर्णांक आते हैं, ठीक है, इंटीजर के अंदर प्राकृतिक संख्या आते हैं, और प्राकृतिक संख्या के अंदर सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। हो गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक करके डिफिनेशन। समझ गए ना, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऐसे बांटा गया है। तो पहले हम नंबर के तो समझ गए। अब हम पहला स्टार्ट करो, यहाँ पे लिखो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। पहला लिखो वास्तविक संख्या, ठीक है।
वास्तविक संख्या या रियल नंबर। तो वैसी सारी संख्याएं, टोटल सारी संख्याएं जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में 0 को भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं नंबर लाइन पे। जैसे एक नंबर लाइन ले लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो जाते हैं 0, इधर ले कहते हैं 1 2 3 4, कुछ भी, इधर -1 -2 -3 तक जाते हैं ना, इनफाइनाइट तक, इधर पॉजिटिव फाइनाइट तक, नंबर लाइन हो गया। इसमें हम सारी संख्याओं को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस ऐसी संख्या को इमेजनरी नंबर को छोड़ करके हम सारे संख्याओं को इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो रूट में हो, पॉइंट में हो, कुछ में भी हो। तो जैसे में कि √3 हो गया, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, 1.712 करके से डॉट जाएगा। तो इसे भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे नहीं तो कहाँ करेंगे, तो 1 और 2 के बीच में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं √3 को। ये हो गया रियल नंबर। फिर क्या आती है, जैसे में कुछ बंदा बोल देगा 0 कहाँ, तो 0 तो खुद नंबर लाइन पे है। फिर बोलेगा तो चलो 2√2, तो इससे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब तो वैसे √8 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 2 दूनी 4 निकल जाएगा बाहर √2। ठीक है, तो 4 दूनी, चलो इसको बाद में बताएंगे, पहले ये हो गया। अब कोई सी भी आ गया 3/2 आ गया, तो कितना हो गया 1.5। 3/2 को 1/5 कहते हैं ना, 5, तो 1.5 को, तो इसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1.5 आ गया, तो 1.5 यहीं पर रिप्रेजेंट करेंगे ना। ठीक है, अब क्या, अब हम 0 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई नंबर माइनस में आ गया, तो माइनस तो है ही, -1.1 आ गया, तो यहाँ भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस और 1 के, यहाँ पे 0 के बीच में। ठीक है, 2 वास्तविक संख्याओं के बीच में लिखो, 2 वास्तविक संख्याओं के बीच में बहुत सारे वास्तविक संख्या, अनंत वास्तविक संख्याएं होती है। क्या लिखो, 2 वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं होती है। 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर और रियल नंबर होते हैं। ठीक है, ये लिख लो। और वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या का जोड़, गुना, भागा, 2 भी मतलब हो, 2 रियल नंबर का हमेशा वही आएंगे, रियल नंबर ही आएंगे, यानी काल्पनिक नंबर आ जाएंगे। तो समझ गए ना, वैसी संख्या जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वास्तविक संख्या कहलाते हैं। और कोई भी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इमेजनरी नंबर को छोड़ करके। इमेजनरी नंबर ये होता है जिसे आई से डिनोट किया जाता है। इमेजनरी नंबर को हम क्या करते हैं, आयोटा से डिनोट करते हैं, क्योंकि जिसका वर्ग निगेटिव होता है हमेशा। तो नंबर रिप्रेजेंट, समझ गए ना, कि एग्जाम्पल इसका समझ लो। और दो वास्तविक संख्या के बीच में हमेशा अनंत वास्तविक संख्याएं होती है। जैसे 1.1 के बीच में क्या होगा, 0.01, 0.0001, 0.00001, ऐसे होता है ना। जैसे 1 और 2 के बीच में कितने संख्याएं होंगे वास्तविक संख्या, क्वेश्चन आएगी कि 1 और 2 के बीच में कितने वास्तविक संख्या है, तो अनंत हैं, क्योंकि 1.0001, फिर 1.000001, 1.00 अनंत हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, चलो ऐसे तो वास्तविक संख्या समझ गए। अब आता है इमेजनरी नंबर, इसे R से डिनोट किया जाता है। ठीक है, कैपिटल R से। अब आता है इमेजनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। दूसरा काल्पनिक संख्या, वैसी संख्या, काल्पनिक संख्या, वैसी संख्या, इसे आयोटा से डिनोट किया जाता है। वैसी संख्या जिसका वर्ग जो है हमेशा निगेटिव में होता है, जिसका वर्ग हमेशा निगेटिव में होता है, उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसे आयोटा से डिनोट किया जाता है, आई के ऊपर पॉइंट है, आयोटा से डिनोट किया जाता है। और I² = -1, क्या मैंने बोला, वैसा संख्या जिसका वर्ग हमेशा निगेटिव होता है, जिसका वर्ग हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, √-9 ले लो, √-3 ले लो, √-5 ले लो। ठीक है, इसको बाहर निकालोगे तो I² = ये हो जाएगा -9। ठीक है, क्योंकि √-1 = I हो गया, और I पे रूट इधर जाके स्क्वायर बन जाती है, तो स्क्वायर हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो वैसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा निगेटिव हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। समझ गए ना, इसे आयोटा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, -1 = आयोटा और I² = -1। अब आती है वास्तविक संख्या के बाद, काल्पनिक संख्या के बाद आती है कौन सा, कंपोजिट नंबर, मिश्र संख्या, मिश्रित संख्या, कंपोजिट नंबर, मिश्रित संख्या या सम्मिलित संख्या।
मिश्रित संख्या या सम्मिलित संख्या ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है, कंपोजिट नंबर। तो वैसी संख्या वास्तविक संख्या में अगर काल्पनिक संख्या जोड़ दिया जाए तो मिश्रित संख्या हो गया, मतलब कंपोजिट नंबर हो गया। कोई भी रियल नंबर में अगर काल्पनिक नंबर को जोड़ दिया जाए तो वो मिश्रित संख्या हो गया, कंपोजिट नंबर। जैसे में कि 4 हो गया, क्या एग्जाम्पल लिखो, 4 हो गया रियल नंबर, इसमें 5i लिख दो, हो गया ये कंपोजिट नंबर, ठीक है, ये कंपोजिट नंबर हो गया। वैसी काल्पनिक संख्या या वास्तविक संख्या जिसमें वास्तविक संख्या में अगर काल्पनिक संख्या जोड़ दो वो वास्तविक वो हो जाएगा कंपोजिट नंबर, ठीक है। या फिर कंपोजिट नंबर में या फिर इमेजनरी नंबर में वास्तविक संख्या जोड़ दो। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के जोड़ को ही हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो एग्जाम्पल समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पे वास्तविक संख्या 5 हो गया और कंपोजिट नंबर क्या हो गया, कंपोजिट नंबर कुछ भी ले लो, कंपोजिट √-9 ले लो, ये भी हो गया क्या कंपोजिट नंबर। कुछ भी ले लो, 6 ले लो, प्लस जैसे में यहाँ ए ले लो, ए हो गया रियल नंबर और bi, ये हो गया कंपोजिट नंबर। तो ऐसे टाइप के हो गया मिश्रित संख्या, कंपोजिट नंबर। तो समझ गए ना। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, क्या ए हो गया वास्तविक संख्या और bi हो गया इसके साथ काल्पनिक संख्या। तो ये है रियल नंबर और ये है इमेजनरी नंबर, दोनों के जोड़ को ही हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, मिश्रित संख्या कहते हैं। तीसरा आ गया, और वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, मिश्रित संख्या, ठीक है, रियल नंबर, इमेजनरी नंबर और कंपोजिट नंबर। तीसरा कौन सा नंबर, अब ये सब हो गया। अब हम परिमेय किसे बोलते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ लिखो रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या रेशनल नंबर। तो वैसी संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और q नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब q कभी भी 0 नहीं लेना है, ठीक है। q का वैल्यू कभी 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, नीचे 0 कभी नहीं होगा, नहीं तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा या फिर अपरिभाषित हो जाएगा, इनडिफाइन। इसलिए वैसी कोई भी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या है। कोई भी संख्या हो जिसे हम डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं p/q के रूप में, वो परिमेय संख्या होगा। बस q नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला 0 ना हो बस। तो क्या बोलो, पहले स्टार्टिंग करते हैं 0। क्या 0 परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि हम 0 को लिख सकते हैं ना। 0 के नीचे बस 0 नहीं लिखना है, बाकी 0 के नीचे 1 लिखो 0 आएगा, 0/2 लिखो 0 आएगा, 0/3 लिखो 0 आएगा। तो हम p/q के रूप में लिख रहे हैं ना। p ऊपर वाला हो गया, q नीचे वाला हो गया, p ऊपर वाला हो गया, q नीचे वाला हो गया, p ऊपर हो गया, नीचे बस 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर तो 0 हो सकता है ना, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो p/q के रूप में तो हम 0 को लिख रहे हैं, क्योंकि 0/1 लिखेंगे तो 0 आएगा, 0/2 लिखेंगे 0 आएगा, 0/3 लिखेंगे 0 आएगा, हो गया परिमेय संख्या ये। तो 0 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। समझ में आ गया ना। ऊपर कुछ भी हो, ऊपर कोई अंक हो, नीचे भी कोई अंक हो, लिख सकते हैं, लेकिन बस नीचे 0 ना हो। वैसे यहाँ बताया गया, जैसे p/q के रूप में लिख दिए हम इसे, 0 है तो 0 को हम 1 तो लिख सकते हैं 0/1, और आंसर क्या आएगा 0। 0 में किसी से भी डिवाइड करो या गुना करो 0 ही होगा। 0 से किसी के साथ भाग करो या गुना करो हमेशा 0 ही होगा। तो वैसे ही 0/1 लिखो, मतलब भागा 1 0 आएगा, 0/2 लिखो 0 आएगा, 0/3 लिखो 0 आएगा, etc। तो 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, बस q नीचे 0 ना हो। अब आता है, समझ गए ना। और वैसी 2 परिमेय संख्याओं का जोड़ गुना भागा हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है। देखो 2 परिमेय संख्याओं का जोड़ गुना भागा हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा। जैसे 2 परिमेय संख्या ले लो, क्या हाँ 1 परिमेय संख्या है, अब बोलोगे 0 तो हो गया सर, अब 1 परिमेय संख्या है, तो हाँ 1 परिमेय संख्या है, क्यों नहीं है। 1 को हम लिख सकते हैं क्या p/q के रूप में, बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए। चलो इसको हम p/q के रूप में लिखो, 1 के लिखो, तो 1/1 भी हम लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, etc कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये p/q के रूप में हो गया, तो परिमेय संख्या हो गया। बस नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 तो नहीं है ना, तो 1 2 3 4 सारे परिमेय संख्या हैं, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 सारे परिमेय संख्या होंगे, ठीक है, क्योंकि हम उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। जिस भी संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो हो जाएगा परिमेय संख्या, बस नीचे वाला कभी 0 ना होना चाहिए, q बता दिया मैंने। अब और परिमेय संख्या का 2 डिफिनेशन है। कोई भी ऐसा संख्या जो पॉइंट करने के बाद सारे पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या होगा, सारे पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या होगा। 1.5 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 1 को उड़ाओ
उड़ाओ इससे बन के नीचे तो 1/0 हो जाएगा नीचे, तो इसको डिवाइड करोगे तो 3/2 आ जाएगा। देखो 1.5 है, इसे हम डिवाइड में लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 हो गया तो 15 को इसको उड़ा दोगे ना, उसके बाद जितना जीरो नीचे दियो देना चाहिए इतना, ठीक है। 3 × 5 = 15, 2 × 5 = 10, इसको भी काटोगे तो 1.5 आएगा, 3/2 इसको लिख दिए ना, तो p/q के रूप में लिख लिए। कोई भी पूर्णांक वाली संख्या परिमेय संख्या होती है, क्योंकि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, चाहे कोई भी पूर्णांक हो, 8.2 हो, तो ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 8 अब पॉइंट की हटाओगे ना तो इसके बाद जितना अंक होता है उतना जीरो नीचे पड़ जाती है, तो 2 रख दो यहाँ, और इसको हटाओगे जितना जीरो होती है ना उसे नीचे पड़ जाती है, 10 हो जाएगी, ठीक है। 7.3 लिखो, तो 73 लिखो, पॉइंट का एक अंक है तो उतना समझ दो, एक के बाद, तो इसे हम लिख सकते हैं ना p/q के रूप में, बस। तो सारे पूर्णांक संख्या और रिपीटेड संख्या परिमेय संख्या होती है। रिपीटेड संख्या किसे कहते हैं, जैसे में रिपीटेड संख्या हो गया 10/3, 3.3.3 डॉट डॉट ऐसे चला जाएगा, इसे हम 3.3 बार भी लिखेंगे, क्योंकि जो संख्या रिपीटेड होती है ना उसे हम बार लगा देते हैं। जैसे में 4.4444 जा रहा है तो 4 पॉइंट के बाद 4 के ऊपर बार लगा दो। 4 के ऊपर बार के मतलब होता है कि कोई संख्या रिपीटेड जा रही है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो वैसी कोई भी संख्या, वैसे सारे पूर्णांक संख्या जो पॉइंट में हो वो भी परिमेय संख्या ही होती है, और वैसी सारे संख्या जो रिपीटेड हो, पॉइंट के बाद रिपीटेड हो, वो भी परिमेय संख्या होंगे, ठीक है। तो जैसे में रिपीटेड संख्या, पूर्णांक संख्या तो हो गई ही परिमेय, रिपीटेड भी परिमेय संख्या होगा। रिपीटेड एग्जाम्पल बता दिए, जैसे में 3.3333 डॉट, ये भी लिखो 3.121212, ये भी परिमेय संख्या होगा। एक लिखो 8.3321, फिर यहाँ 321, सारा रिपीटेड है। 3.33 रिपीटेड है, इसे क्या बोलेंगे, इसे परिमेय संख्या बोलेंगे। 3.121212 रिपीटेड है तो ये भी हम परिमेय संख्या बोलेंगे। 3.321 ऐसे जाएगा तो ये भी परिमेय संख्या होगा। पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या रिपीटेड जा रही हो उसे भी हम परिमेय बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। और सारे पूर्णांक संख्या तो रेशनल नंबर है, क्योंकि उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। हो गया, बस यही तो था परिमेय संख्या समझना। तो पॉइंट के बाद कोई भी संख्या अगर रिपीटेड हो रही है ना, रिपीटेड है, तो उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। और इसके ऊपर हम देखो 3.33 रिपीटेड जा रही है तो इसे हम 3 के ऊपर बार भी लगा सकते हैं। वैसे इसको लिखो 3.121212 जा रहा है तो 3.12 के ऊपर हम बार लगा देंगे। 8.321 जा रहा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 8.321 के ऊपर बार हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बार के मतलब होता है कि कोई संख्या रिपीटेड जा रही है। तो क्वेश्चन में आ गया कि 3.3 के ऊपर बार, क्वेश्चन में आ जाएगा 3.3 के ऊपर बार क्या है, परिमेय अपरिमेय क्या है, तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है। 0 क्या है, क्वेश्चन आएगा परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या समझ गए हो ना, चलो इसे मिटा दे रहा हूँ। कोई भी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, नॉर्मल कोई भी संख्या ही परिमेय संख्या होती है, और जो संख्या पॉइंट पर रिपीटेड हो रही है वो भी परिमेय संख्या होती है। अब आते हैं चौथा, लिखो अपरिमेय संख्या। वैसी संख्याएं जिसका कौन सा, वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग ना हो, वैसी संख्या जो हमेशा अंडर रूट के अंदर रहती है और पूर्ण वर्ग मतलब वर्ग ना हो उसका, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग ना हो, ठीक है, वो संख्या और हमेशा अंडर रूट के अंदर आती हो तो क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन हमेशा बात देखो, जैसे में अंडर रूट तो पूर्ण वर्ग नहीं है, अंडर रूट 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, अंडर रूट 10 पूर्ण वर्ग नहीं है, etc। पाई भी एक क्या है, पाई भी ये है एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का वैल्यू 22/7 होता है। ये क्या है, ये परिमेय है, लेकिन ये पाई अपरिमेय है, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, जो कि क्या है, 22/7 होता है ना, पाई के वैल्यू 22/7, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि पाई का वैल्यू अब मैं बता रहा हूँ, अब यहाँ पे लिखो, इतना चीज़ हो गया। अब हाँ, वैसी संख्या जो पॉइंट के बाद रिपीटेड ना हो, कंटिन्यू चलता चले, पूर्ण ना कटे, जैसे में कि 3/2 है तो ये पूर्ण कट गया तो ये तो अपरिमेय हो गया। लेकिन वैसी संख्या जो कटे ही ना,
रिपीटेड ना हो। जैसे मैं एक लिखो √10 की अगर निकालोगे तो ये क्या चल जाएगी। जैसे मैं कोई एक संख्या ले लो, चलो एक संख्या मैं बताता हूँ यहाँ पे 3.162310345 डॉट डॉट जा रही है, लेकिन ना रिपीटेड है ये पॉइंट के बाद, ना रिपीटेड है, और ये अलग अलग संख्या है और कंटिन्यू रुक भी नहीं रही है, जा रही है, तो इसे भी हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, इसे भी अपरिमेय संख्या बोलते हैं। फिर एग्जाम्पल ले लो, कोई भी संख्या, ये सब का वैल्यू निकालोगे ना, जैसे मैं √3 का वैल्यू निकालो, √3 का वैल्यू क्या होता है 1.712 डॉट 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 चला जाएगा, ना ये रुकेगी संख्या और ना पूर्ण कटेगी, तो इसे भी हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। √2 का वैल्यू निकालो, √2 का भी वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 1.414 डॉट 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 234 कुछ आएगा डॉट डॉट etc, क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। वैसी सारी संख्याएं जो पूर्ण, जो डिवाइड के बाद कटे ना, जैसे मैं कोई संख्या तो पूर्ण के बाद कट के रुक जाती है, कोई संख्या ऐसे अगर परिमेय संख्या होगा तब वो पॉइंट के बाद कट जाएगी टोटल, या फिर रिपीटेड चलेगी, रिपीटेड तो वो परिमेय हो गया। लेकिन जो संख्या पॉइंट के बाद ना कटे और कंटिन्यू चलता चले, डॉट 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 कंटिन्यू चलता चले, वो अपरिमेय संख्या होती है। ऐसी संख्याएं वर्ग मतलब पूर्ण वर्ग नहीं होती है। जैसे √2 का वैल्यू निकालोगे तो 1.4144 डॉट 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 चलती चली जाएगी, अपरिमेय हो गया। √3 का वैल्यू 1.712 डॉट 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 कुछ 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 चलती जाएगी, रिपीटेड भी ना है और ना रुक रही है, तो ये भी अपरिमेय है। समझ में आ गया ना। पाई ई ये सब अपरिमेय है, पाई ई ये सब अपरिमेय, एक्सपोनेंशियल सारा अपरिमेय है। ठीक है, समझ में आ गया ना। वैसा सारा वैल्यू जो पॉइंट के बाद रुक नहीं रही है, जा रही है। और अगर कोई वैल्यू, अब जैसे मैं यहाँ लिखो, एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, 3.3333 डॉट डॉट जा रही है, क्या है, परिमेय या अपरिमेय? नहीं ये नहीं लिखो, ये तो भी मैं बता दिया हूँ। यहाँ लिखो 8.232323 डॉट डॉट क्या है, परिमेय या अपरिमेय? तो ये रिपीटेड जा रही है, पॉइंट के बाद रिपीटेड है 232323, तो ये रेशनल नंबर परिमेय। ठीक है, और वैसे ही एक संख्या है यहाँ पे, एक संख्या है जो है 4.3210 फिर 1 2 3 डॉट डॉट क्या है, परिमेय अपरिमेय? तो ये अपरिमेय, क्योंकि पॉइंट के बाद रुक नहीं रही है, कंटिन्यू जा रही है, और कोई भी संख्या रिपीटेड ना है, तो ये अपरिमेय हो गया। तो परिमेय अपरिमेय मंत्र सबको मालूम हो गया होगा, मुझे पता है, तो ये हटा दो। ठीक है, अब लिख लो परिमेय संख्या के बाद अब आती है कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या। तो पांचवा लिखो, पूर्णांक संख्या इंटीजर, पूर्णांक संख्या इंटीजर। वैसी सारी संख्याएं जिसे हम निगेटिव या पॉजिटिव साइन के साथ हम दर्शा सकते हैं, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, इंटीजर कहते हैं। वैसी संख्याएं जिसे हम निगेटिव और पॉजिटिव साइन के साथ दर्शा सकते हैं, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, निगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। तो पूर्णांक संख्या एक होता है, पूर्णांक संख्या का दो है पार्ट, एक पॉजिटिव के साथ चलेगा तो उसे हम पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और एक है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर। ठीक है, वे सारी संख्याएं जो निगेटिव के साथ जा रही है, जीरो नहीं, वे सारी संख्याएं जो निगेटिव के साथ जा रही है, निगेटिव के साथ, वो है निगेटिव इंटीजर। और वे सारी संख्याएं जो पॉजिटिव के साथ चल रही है, वो है पॉजिटिव इंटीजर। जैसे मैं देखो एग्जांपल देखो पूर्णांक संख्या के, मैं बता दिया हूँ। जैसे मैं नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 डॉट डॉट जा रही है, यहाँ -1 -2 -3 इधर, तो यहाँ तक के सारी संख्याओं को निगेटिव इंटीजर बोलेंगे, और यहाँ तक के सारी संख्याओं को इधर जो जा रही है इसे हम पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। ठीक है, 0 एक उदासीन इंटीजर है, न्यूट्रल इंटीजर। ठीक है, 0 ना पॉजिटिव इंटीजर है ना निगेटिव इंटीजर है, इसे इंटीजर बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे लेकिन ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या वैसी सारी संख्याएं हैं जिसे हम निगेटिव और पॉजिटिव साइन के साथ दर्शा सकते हैं, उसे इंटीजर बोलेंगे। इंटीजर दो टाइप की है, एक है धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। नंबर लाइन पे ये देखो 0 हो गया, न्यूट्रल इंटीजर। इधर सारे जितना भी माइनस में सारे निगेटिव इंटीजर हैं, जितना सारे जा रहे हैं वो पॉजिटिव इंटीजर हैं। जो संख्या पॉजिटिव में है उसे पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, जो संख्या निगेटिव में है उसे निगेटिव इंटीजर बोलेंगे। हटाओ इसे, समझ आ गया ना एग्जाम्पल? तो मैं स्टार्टिंग से मिटा दे रहा हूँ। वास्तविक संख्या समझ गए हो, काल्पनिक संख्या, मिश्रित संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, सारा को मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, 5 टाइप के नंबर समझ गए हो ना? 5 टाइप के नंबर कौन कौन से? अब छठा टाइप के नंबर समझो कि अब हम पूर्णांक समझ गए। पूर्णांक के अंदर आते हैं प्राकृतिक संख्या। पूर्णांक के अंदर पहले पूर्ण संख्या लिखो, पहले प्राकृत संख्या लिखो। प्राकृत संख्या
क्या इसे बोलते हैं? रियल नंबर। कौन नंबर? नेचुरल नंबर हमेशा आएगी, जिसे एन से दर्शाया जाता है, इसे स्मॉल एन से या कैपिटल एन से ही दर्शाया जाएगा। नेचुरल नंबर जो हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जाती है। तो वे गिनती करने की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। गिनती करने की संख्या को प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर बोलते हैं। गिनती कहाँ स्टार्ट करते हैं? जीरो तो नहीं स्टार्ट करता है ना कोई गिनती, जैसे 0 1 2 3 नहीं, 1 2 3 स्टार्ट करता है सारे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्टार्ट करता है गिनती। तो गिनती करने की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो कहाँ से होगी गिनती करने की संख्या? 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, ये निगेटिव नहीं है, 1 से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या। अब आती है 7वां, पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या या होल नंबर, ठीक है, इसे हम Q से W से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो होल नंबर समझ लो, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? बस गिनती करने की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और गिनती करने की संख्या के सामने बस 0 लगा दो। अगर हम गिनती 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो पूर्ण संख्या हो गया। तो पूर्ण संख्या क्या मतलब हो गया? अगर गिनती हम प्राकृतिक संख्या में अगर उसके प्राकृतिक संख्या के आगे 0 लगा दो तो वो पूर्ण संख्या हो गया। तो अगर गिनती हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो इसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे इनफाइनाइट तक। क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या। गिनती करने की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो कि हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, गिनती 1 2 3 4 5 से। अगर प्राकृतिक संख्या के पहले अगर 0 लगा देंगे तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो अगर गिनती हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 1 2 3 4, तो वो पूर्ण संख्या हो गई। अब क्या हो गया? बस पूर्ण संख्या समझ गए हो। अब हम प्राकृतिक संख्या में बताए हैं कि सम, विषम, भाज्य, अभाज्य क्या है, इवन, ऑड, प्राइम और कॉम्पोजिट। तो पहले आ जाओ 8वां टाइप का नंबर, सम संख्या। सम संख्या को क्या बोलते हैं? इवन नंबर। अब सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः कट जाए 2 से, उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, सम संख्या किसे कहते हैं? इवन नंबर। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः कट जाए, डिवाइड हो जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। पूर्णतः 2 से कटे, इसका एक फॉर्म होता है 2n, मतलब 2 के साथ n मतलब नेचुरल नंबर हो गया, तो 2 के साथ अगर 1 लिखोगे तो 2 ही आएगा, 2 के साथ 2 लिखोगे 4 आएगा, 2 के साथ 3 लिखोगे तो 6 आएगा, 2 इंटू 4 लिखोगे तो 8 आएगा। ये सारे सम संख्या क्योंकि 2 से कट जा रहे हैं। इसका मानक रूप ये होता है 2n, मतलब 2 के साथ n मतलब गिनती संख्या, और गिनती संख्या ए से स्टार्ट होती है, तो 2 में n 1 करोगे तो 2 आएगा, 2 में 2 करोगे 4 आएगा, 2 में 3 आएगा 6 आए, सारे सम संख्याएँ हैं। इसका व्यापक फॉर्म होता है 2n। ठीक है, तो वे सारी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या को पहचानने का इसका 3 कंडीशन है। एक कि ये 2 से पूरी तरह से कट जाए, दूसरा दो इवन नंबर, 2 ऑड नंबर के बीच में हमेशा हो, ये उसके अगल बगल क्या हो, विषम संख्या हो, और उसके बीच वाले संख्या को हम सम संख्या बोलेंगे। तो जैसे में कि 1 and 2 and 3 and 4 5 6 7, तो सम संख्या के हमेशा अगल बगल ऑड नंबर होंगे। तो सम संख्या 2 है, इसके अगल बगल ऑड है, फिर इसके अगल बगल ऑड है तो ये सम है, इसके अगल बगल ऑड है तो ये सम है। समझ गए ना? ये फॉर्म 3 कंडीशन है, और 2 से पूर्णतः कट जाए। तो 0 क्या पूर्ण संख्या, 0 क्या सम संख्या है या नहीं है? बताओ, 0 क्या है? सम संख्या है या सम संख्या नहीं है, या फिर कुछ भी नहीं है, फालतू है 0 न्यूट्रल? तो नहीं, 0 भी सम संख्या है, इवन नंबर। कैसे? क्योंकि देखो यह क्या बोलता है, 0 क्या हो, 0 में अगर हम क्या बोला, पहले 2 फॉर्म लिखो कि इसका व्यापक फॉर्म होना चाहिए। तो मतलब 2 में क्या पहले बोला कि इसके अगल बगल विषम संख्या हो, तो 0 के पहले -1 और 1 दोनों ऑड है, और बीच में क्या है, ये बीच में है ना सम संख्या के अगल बगल ऑड होनी चाहिए। तो अगल बगल ऑड है ना, -1 भी तो ऑड है और 1 तो ऑड है, बीच में सम हो गया, तो 0 सम संख्या है। और क्या नहीं बोला, 2 से पूर्णतः कट जाएगा, 2 से पूर्णतः कटेगा नहीं, लिखो 0/2 लिखो, क्या आएगा 0, पूर्णतः कट गया ना, तो हो गया। ठीक है, 2 × 0 लिखो, 0 हो गया। तो सारा फॉर्म फॉलो कर रहा है ना, मतलब ये फॉर्म नहीं, लेकिन ये 3 कंडीशन है तो फॉलो कर रहा है। तो ये 0 भी एक क्या है, सम संख्या है। तो लिखो 0 2 4 6 8 10 12 etc डॉट डॉट। तो ये है सम संख्या। विषम संख्या में आ जाओ, वे सारी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर। वे सारी संख्याएं, वैसी संख्याएं, वैसे पूर्ण संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या के 2n
प्लस माइनस 1 होता है इसका व्यापक फॉर्म, ठीक है, याद रखो, व्यापक फॉर्म पूछ लेगा। कैसे बोलो, तो 2 n का मतलब नेचुरल नंबर होता है, तो 2 1 करो, इसमें कुछ भी संख्या को प्लस करो और 1 करो, क्या आएगा 2 + 1 = 3, ऐसे लिखो। 2 इंटू दूसरा n ले लो, 2 ले लो, प्लस करो, 1 है ना, प्लस 1, तो 2 नहीं 4 + 1 5, सारे विषम संख्या हैं, ठीक है। माइनस भी करोगे तो आएगा, जैसे मैं 2n + 1 पे लो, n की जगह पे 1, तो 2 × 1 - 1 करो, तो 2 - 1 आ गया। 1 एक विषम संख्या है, ठीक है। 2 × 2 - 1 लो, क्या होगा 4 - 1 = 3, विषम संख्या है, तो ये इसका फॉर्म हो गया, ठीक है। n के मतलब 1 2 3 4 ये सब होता है, मतलब नेचुरल नंबर हो गया, विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः ना कटे। तो और कौन सा है, अब आता है 10वां पॉइंट। 10वां नंबर टाइप का कौन सा है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, तो वैसे सारी संख्याएं, ठीक है, जिसका 2 गुणनखंड हो, एक स्वयं से कट जाए, एक से कट जाए, तो वो अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर हो गया। तो एक जो है, जैसे में इसका 2 गुणनखंड हो, पहला कंडीशन, वे संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो, फिर इसका परिभाषा सुनो। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, वे संख्याएं जो खुद से कटे, एक से कटे और खुद से कटे, उसके अलावा किसी से ना कटे, उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या, वे संख्याएं, वैसी संख्याएं जो सिर्फ एक से कटे और खुद से कटे, किसी और संख्या से ना कटे, वो अभाज्य संख्याएं। और उसका 2 गुणनखंड हो, ये इंपॉर्टेंट है, 2 गुणनखंड हो, ये नहीं कि वैसे नहीं कि एक ही गुणनखंड हो, एक गुणनखंड हो तो वो संख्या नहीं होगी अभाज्य। तो गुणनखंड मतलब 2, मतलब ये समय 2 गुणनखंड हो, जैसे कोई भी संख्या लो, 2 ले लो, एग्जाम्पल में 2 ले लो, 2 एक से कट रही है, ठीक है, और एक खुद से कट रही है, एक से तो कट रही है, खुद से कट रही है, ठीक है। तो हो गया ना 2 गुणनखंड, 2 × 2 4, 2 गुणनखंड। 2 जो है एक से कटेगी, एक कैसे कटेगी, एक 2 जो है, एक तो खुद से कट जाएगा और एक से कट जाएगा। एक से और खुद से कटने वाली संख्या को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो एक से कट गया ना, और उसका 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड तो है ना इसका, एक और 3 भी लिख लो, 3 भी अभाज्य संख्या है। एक से कटेगा और एक खुद से कटेगा, एक से तो सारे संख्या कटेंगे, एक से तो सारे संख्या कटेंगे और एक खुद से भी कटेंगे, लेकिन गुणनखंड 2 होना चाहिए। मतलब तीसरा कोई संख्या से ना कटे, वो सारी संख्या अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे में 4 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि वो एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। तो 3 गुणनखंड ना हो, 3 गुणनखंड ना हो और सिर्फ एक से और खुद से कटे, वही संख्या को अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 भी नहीं है, ऐसे हैं। तो जो संख्या एक से कटे और जिसका गुणनखंड 2 हो। एक, हाँ इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद करो, एक जो है ये अभाज्य और भाज्य दोनों संख्या नहीं है, ये न्यूट्रल है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि एक का देखो, एक जो संख्या है कि एक से तो कटेगी और खुद से भी कट रही है, लेकिन गुणनखंड तो इसका नहीं है ना। एक का गुणनखंड एक ही है और एक का एक ही है, तो गुणनखंड तो एक ही है ना इसका, दोनों का एक ही गुणनखंड है ना, अलग अलग नहीं है, एक ही गुणनखंड है। एक तो खुद से कटा, क्या कंडीशन है, एक से कटे और खुद से कटे, लेकिन गुणनखंड भी 2 हो, तो इसका गुणनखंड तो एक ही है, इसलिए ये अभाज्य नहीं है। तो एक अभाज्य संख्या नहीं है और ना वो भाज्य है। बस ये हो गया। अब आ गया 11वां पॉइंट, लिखो भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। अभी बताया मैंने कि वे सारी संख्याएं जो एक से कटे, खुद से कटे और किसी तीसरे नंबर से भी कटे, वो हैं भाज्य संख्या, ठीक है। तो पहले अभाज्य संख्या का तो मैं ये लिखाया नहीं। अभाज्य संख्या जो है, हाँ अभाज्य संख्या 2 गुणनखंड हो और एक से कटे, खुद से कटे, उसके अलावा किसी संख्या से ना कटे। तो 1 से 25 तक कितने अभाज्य संख्याएँ हैं, 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्याएँ, प्राइम नंबर, ठीक है, अभाज्य संख्या। 1 से 50 तक कितने होंगे, 1 से 50 तक 15 होंगे। 1 से 100 तक कितने होंगे, तो कितने होंगे 25 भी होगा ना, होगा। तो ये अभाज्य संख्या है। 1 से 25 तक आएगा क्वेश्चन, 1 से 25 तक कितने अभाज्य संख्या है, तो 9 अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या है, 15 अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या है, तो 25 अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। भाज्य संख्या भी मैंने बता दिया, वही संख्याएं जो एक से कटे, खुद से कटे और किसी तीसरे नंबर से, तीसरे नंबर संख्या से भी कटे, उसे हम भाज्य संख्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। जैसे में कि
अरे यार फिर भाज्य संख्या में तो मैंने बताया ही नहीं। भाज्य संख्या में सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा है, पहले भाज्य संख्या में लिख लो यार। सबसे छोटा भाज्य संख्या 2 है। 2 ही एक ऐसा भाज्य संख्या है, 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो वो सम है। तो ये इंपॉर्टेंट लिखो कि 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है 2 सबसे छोटा, ठीक है। 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है जो कि सम है। पहला एक संख्या है जो सम है, ठीक है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, ठीक है। और 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम है, बाकी सारे विषम हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये 2, इसको याद रखो। और 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा है, अभाज्य संख्या कौन सा है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है एंड सबसे बड़ी 97 है, ठीक है। ये ना देखना है, दोनों में यही है। सबसे छोटी कौन सा है अभाज्य संख्या 11 है और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, आएगा ही कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, तो 97 है। और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 11 है। अब यहाँ पे लिखो भाज्य संख्या 11 यार, कंपोजिट नंबर। वे सारी संख्याएं जो 1 से कटे, खुद से कटे और किसी तीसरे संख्या से भी कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड होना चाहिए, 2 गुणनखंड ना होना चाहिए, 2 से ज़्यादा गुणनखंड होना चाहिए। तो 1 का तो सिर्फ एक ही गुणनखंड है, इसलिए 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। बाकी वैसी संख्याएं जो इसका 3 गुणनखंड हो, जैसे में देखो 4, पहला स्टार्टिंग करो 4 ही सबसे छोटा भाज्य संख्या है। 4 का गुणनखंड कितना है, एक तो 1 से कटेगा, एक तो खुद से कटेगा, एक 2 से भी कटेगा, ठीक है। एक तो 2 से भी कटेगा क्योंकि 2 दूना 4, तो इसका 3 गुणनखंड हो गया ना। 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो से हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो 4 हो गया, 6 भी हो गया क्योंकि 6 का भी है ना, 2 से कटेगा 6, 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, etc से, ठीक है बस। और 2 गुणनखंड से ज़्यादा है। सबसे छोटा यही है भाज्य संख्या 4, ठीक है। और सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या कौन है, तो वो 9 है। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या 9 है। इंपॉर्टेंट है 2 ये। क्या मैंने बोला, क्या बोला मैंने, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या 9 है। तो 1 से 50 तक, पहले बोलो 1 से 50 तक कितने भाज्य संख्या आएंगे, 1 से 50 तक कितने भाज्य संख्या आएंगे, कितने आएंगे 34, इम्पॉर्टेंट। और 1 से 100 तक कितने भाज्य संख्या आएंगे 74, क्योंकि 1 से 100 की गिनती में अभाज्य संख्या 25 हैं। तो और 1 जो है वो कुछ भी नहीं है, ना भाज्य ना भाज्य, तो 1 को हटा दो तो 74 भाज्य बचेंगे ना। तो बस ये भाज्य संख्या है। तो याद रखो, भाज्य और भाज्य निकालने के लिए बोला जाएगा हर एक एग्जाम में, समझ गए ना। अब आगे बढ़ते हैं, 10वां के बाद 11वां क्वेश्चन। मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ तो एग्जाम्पल नहीं बनेगी। सब समझ गए ना, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। एक लिखो युग्म अभाज्य। युग्म अभाज्य संख्या, पेयर प्राइम नंबर, पेयर या कपल प्राइम नंबर जो भी बोलो। कितना होगा 11, हाँ 12वां पॉइंट लिखो, 12वां है ना, हाँ। युग्म अभाज्य संख्या कितने टाइप के नंबर हैं, युग्म अभाज्य संख्या, पेयर प्राइम नंबर, वैसी अभाज्य संख्या, वे 2 अभाज्य संख्या, ठीक है, जिसके बीच 2 का डिफरेंट हो। वैसी अभाज्य संख्या जिसके बीच 2 का डिफरेंट हो। तो अभाज्य संख्या कौन कौन है, जैसे में एक 2 हो गया, एक क्या हो गया 3 हो गया, तो 2 के अंदर नहीं है, नहीं है, तो 2 का अंदर होना चाहिए। तो क्या है 2 और 5, 5 है ना, नहीं 2 और 5 नहीं होगा, क्योंकि वैसी संख्याएं जो क्या हो 2 का अंतर हो दोनों में। तो यहाँ पे लिखो क्या हो गया, एक 3 लिखो, एक 3 और एक 5, 3 5, 2 का डिफरेंस हो गया ना 3 और 5 में, 3 में 2 जोड़ो 5, तो ये दोनों भाज्य है, दोनों अभाज्य है क्योंकि 1 से कटेगी खुद से कटेगी। एक और लिखो, ऐसे एग्जाम्पल बना दो ना,
एक हो गया, फिर 5 लिख लो, 7 लिख लो, ये भी हो गया, फिर लिख लो 7 लिख लो, और 9 तो भाज्य हो जाएगा, 7 8 9 10 भी नहीं होगा, तो 5 7 लिख लो, और लिख लो ना कोई सा जो कि 2 का डिफरेंस हो, वैसे अभाज्य होना चाहिए, संख्या अभाज्य होनी चाहिए और डिफरेंस 2 का होना चाहिए बीच में, तो 5 7 हो गया। और एग्जाम्पल लिख लो 11 13 हो गया, और ऐसे सोच के लिख लेना। वैसी अभाज्य संख्याएं जिसके बीच 2 का डिफरेंट हो, 2 अभाज्य संख्या हो, दोनों के बीच 2 का डिफरेंस हो, उसे हम युग्म अभाज्य संख्या कहेंगे। 13वां टाइप का लिखो, को प्राइम नंबर या को रिलेटिव नंबर, जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं को प्राइम को? को प्राइम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं को प्राइम को? ये सब को प्राइम को क्या बोलते हैं यार, मैं भूल रहा हूँ। को प्राइम को क्या बोलते हैं, जिसका एचसीएफ हो, लिख लो, इंग्लिश में लिख लो को प्राइम नंबर या क्या संख्या है उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में इसको को प्राइम, ठीक है, को प्राइम या को रिलेटिव नंबर, ठीक है, किसे बोलते हैं, लिख लेना एक बार हिंदी इसका, तो इसे बोलते हैं को प्राइम या को रिलेटिव नंबर को युग्म अभाज्य संख्या। तो वो हो गया। इसमें क्या होता है ना कि 2 संख्याएं, कोई सा भी 2 संख्या, जरूरी नहीं है ये को प्राइम है मतलब अभाज्य होना चाहिए, ऊपर वाला में अभाज्य में हो डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई भी संख्या है जिसका HCF महत्तम समावर्तक 1 हो, 1 के अलावा कोई भी अंक उसमें कॉमन ना हो, उसे हम को प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे में 2 और 3 हो गया, 2 और 3 में सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है, क्योंकि एक तो सभी से कटते हैं, एक जो है जिसका HCF, यहाँ लिखो, जिसका HCF 1 हो, 1 नंबर हो, वही हो जाएगा को प्राइम नंबर। तो 2 3 की HCF 1 ही है, क्योंकि 2 1 से तो सभी कटेंगे, इसके अलावा 1 के अलावा तो नहीं कटेगा ना, दोनों में कोई ऐसा डिफरेंस है जो दोनों से कटता हो, 1 के अलावा नहीं है। और एग्जाम्पल में 2 और 4 तो नहीं हो सकते है ना, 2 और 4 नहीं हो सकते, क्योंकि 2 में 1 से तो कटेगी सारे कुछ, लेकिन 2 से भी तो 4 कट जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। तो कौन होगा फिर यहाँ लिखो 3 और 4, क्योंकि 3 और 4 भी अलग अलग हैं, सिर्फ एक ही, इसमें एक ही कॉमन है, 1 नंबर ही कॉमन है, सिर्फ बस 1, और कोई कॉमन नहीं है ना। वैसे ही लिख लो, 4 5 भी लिख सकते हो, फिर 6 7 भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों में एक ही कॉमन है ना। बस 4 और 6 तो नहीं लिख सकते हो ना, क्योंकि 4 और 6 लिखोगे तो ये 2 में 4 आती है, 2 में 6 आती है, तो 2 2 हो जाएगा ना कॉमन, तो 4 से नहीं होगा। वैसे ही ETC कर दो बहुत सारे। वैसे कोई सा भी नंबर जिसमें HCF 1 ही हो, 1 का ही HCF हो, 1 के अलावा कोई सा कॉमन ना हो, उसे हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। इसको सम्मिश्र संख्या नहीं, क्या हिंदी में बोलते हैं यार, भूल गया मैं, एक बार इसे लिख लेना तो हो गया, ठीक है ETC। और यहाँ पे अपना मन सोच लेना, ऐसा कोई भी 2 संख्या जिसका HCF बनी हो, 9 11 भी हो सकता है, 9 7 भी हो सकता है, ठीक है, तो लिख लेना 97 नहीं 907 है, एक ही है ना उसमें HCF। बस 13 टाइप के नंबर हम लोग पढ़ लिए आज, 14वां टाइप के पढ़ लो। 14वां टाइप के क्या पढ़ने हैं नंबर में, तो परफेक्ट नंबर, संपूर्ण परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या, परफेक्ट है वो नंबर, ऐसे 3 4 नंबर ही परफेक्ट हैं। लिखो परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर, वैसा संख्या जिसका गुणनफल का योग खुद वाले संख्या को छोड़ करके वही संख्या आ जाए, उसे हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। जो मैंने बोला किसी को समझ नहीं आने का, ये तो भी समझ नहीं, जो मैंने बोला समझ नहीं आया होगा, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे, वैसी संख्या जिसका गुणनफल करने पे जो वही संख्या आएगा उसे छोड़ करके बाकी सारे छोड़ो तो वही संख्या आ जाएगा। नहीं समझ में आया, अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। संपूर्ण संख्या वही संख्या, 3 टाइप के संपूर्ण संख्या, एक 6 है, 28 है, 496 है, 8000 कुछ है, ऐसे ETC। जैसे 6 मैंने क्या बोला, वैसी संख्या 6 का गुणनफल करो पहले, 1 गुणनफल 2 है, गुणनफल 3 है, गुणनफल 6 है, ये हो गया गुणनखंड, 6 का गुणनखंड हो गया ना, 1 2 3 6 गुणनखंड हो गया इसका। अब मैंने क्या बोला, वैसी संख्या जो खुद को छोड़ के इसको छोड़ के 6 है ना, 6 का गुणनफल किए तो 6 को छोड़ दो, बाकी जो तीनों संख्या को जोड़ोगे ना उसका गुणनफल यही आ जाएगा, उसे हम संपूर्ण संख्या कहेंगे। इसमें 1 2 + 3 कर दो, 6 ही आ जाएगा। 28 का आप देखो, 28 का 28 करो, गुणनफल करो 28 का, 1 × 2 × 4 × 7 × 14 × 28, ठीक है, यही होगा ना गुणनफल। 1 से कटेगा 28, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, 28 से कटेगा, छोड़ो। अब क्या बोला, जो 28 है इसका गुणनफल निकला है तो 28 को छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे भी छोड़ दो, और बाकी सारे को जोड़ोगे ना तो 28 ही आ जाएगा, तब हम परफेक्ट संख्या कहेंगे। इसमें देखो 1 + 2 + 4 +
7 + 14 जोड़ तो 28 आती है कि नहीं। 14 और 7 कितना हो गया 21, 21 और 4 25, 25 और 3 28। तो परफेक्ट नंबर हो गया। समझ गया। जितना टाइप पिन नंबर तुम्हें दिखे ऐसा ये गुणनफल करो और वही संख्या जो लास्ट में उसको छोड़ दो, बाकी सारे को जोड़ो तो वही संख्या आ रही है, तो उसे हम परफेक्ट नंबर कहते हैं, संपूर्ण संख्या कहते हैं। 496 को भी ऐसे करोगे तो ऐसा ही होगा। ठीक है, मतलब इसका गुणनफल किया और लास्ट में तो यही संख्या आएगी, तो इसे हम छोड़ देंगे, बाकी को जो पहले वाला को जोड़ेंगे ना तो यही संख्या आ जाएगी, उसे हम परफेक्ट संख्या कहते हैं, संपूर्ण नंबर कहते हैं। समझ में आ गई ना सबको। तो बस आज का नंबर सिस्टम है, और है 1-2 नंबर और भी जान लो, इतनी क्या हड़बड़ी है अभी। 14 टाइप के नंबर समझ लिए ना हम लोग, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो ले लेना। 15वां नंबर सक्सीव नंबर एंड फॉलो नंबर, नाम सुने हो, सक्सीव नंबर एंड फॉलो नंबर, पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या। 16वां नंबर अनुवर्ती संख्या। ठीक है, सक्सीव नंबर एंड फॉलो नंबर। सक्सीव नंबर किसे बोलते हैं, तो वे संख्या उसके पहले वाले संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि 5 के पहले कौन सा संख्या है, तो 5 के पहले 4 है, तो 4 को क्या बोलेंगे, पूर्ववर्ती संख्या। फिर मैं बोलूँगा यहाँ पे 6 के पहले 6 के पूर्ववर्ती संख्या कौन है, तो इसके पहले कौन सा आएगा 5, तो 5 पूर्ववर्ती हो गया। फिर मैं बोलूँगा 7 की पूर्ववर्ती संख्या कौन है, 7 की पूर्ववर्ती, 7 के पहले कौन आएगा 6, तो 6 पूर्ववर्ती संख्या हो गया। वैसे अनुवर्ती हो गया फॉलो नंबर की फॉलो करता है। फिर बोलूँगा 7 का फॉलो नंबर कौन सा है, पूर्व अनुवर्ती कौन है, तो 7 के बाद 8 आएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर बोलूँगा कि 9 का अनुवर्ती संख्या कौन है, तो 9 के बाद कौन सा आएगा 10, तो 10 अनुवर्ती हो गया। ठीक है, ये पूर्ववर्ती ये अनुवर्ती, सक्सीव नंबर एंड फॉलो नंबर। समझ गए ना। ठीक है, 16वां टाइप का अब आता है 17वां टाइप का नंबर, ये भी लिख लो, एब्सोल्यूट नंबर। एब्सोल्यूट नंबर मतलब कुछ नंबर होता है हिंदी में, एब्सोल्यूट नंबर लिख लो। वैसी टाइप की संख्या जिसे हम वर्ड में नहीं लिख सकते हैं उसे हम वही कहेंगे, क्या कहेंगे, वही कहेंगे एब्सोल्यूट नंबर कहेंगे। ऐसे ये हो गया बीजीय टाइप का, कुछ बीजीय गणित होता है ना, बीजीय गणित में √2 a प्लस कुछ भी ऐसे टाइप का, तो वो हो गया सारे एब्सोल्यूट नंबर, 8√2 etc। वैसी संख्या जिसे हम वर्ड में नहीं लिख सकते उसे हम एब्सोल्यूट नंबर कहते हैं। खत्म। इन्वर्स ऑफ एडिशन एंड इन्वर्स ऑफ सब्ट्रैक्शन, हटाओ वो सब, तो समझ गए ना। बस 17 टाइप का नंबर आज तुम लोग ने समझ लिया। 17 टाइप का नंबर होते हैं, और भी 1-2 टाइप के नंबर होंगे, लेकिन 17 टाइप का ही नंबर आज तक तुम लोग जानना है। आज नंबर सिस्टम का पहला क्लास था, जो कि हमने नंबर्स के बारे में जाना, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। अब आगे हम धीरे धीरे फ्रैक्शन में बढ़ेंगे, डिजिट, बहुत सारे चीज़ें हैं, तो धीरे धीरे क्लास को आगे बढ़ेंगे। आज शॉर्ट क्लास लेना है क्योंकि नंबर सिस्टम हुआ है। इसके बाद रीजनिंग बोलोगे तो रीजनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अब मैं एक ही बंदा अकेला सारा क्लास लूँ तो थक जाते हैं और नहीं ले पाएंगे, लेकिन कोशिश करूँगा कि जहाँ तक हो दूँगा सारे क्लास, जब जब मुझे टाइम मिले। टाइम ही नहीं मेरे पास बिल्कुल भी, जब जब टाइम मिले तो मैं ये क्लास दूँगा। हर एक चीज़ का धीरे धीरे आएगा क्लास, हर एक चीज़ का आएगा क्लास, सारे कुछ का क्लास आएगा। इंग्लिश का भी क्लास आएगी, हिंदी का भी आएगी, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं कि मैं ही अकेला सारा सब्जेक्ट पढ़ाऊँ। सारा सब्जेक्ट का मतलब नहीं मुझे पता है, ऐसा नहीं, लेकिन नॉर्मल लेवल का तो पढ़ा ही सकता हूँ ना, हाई लेवल का नहीं, लेकिन नॉर्मल लेवल का तो मैं नॉर्मल कवर करवा ही सकता हूँ, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो ही मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वही मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो समझ में आ गया ना आज नंबर सिस्टम। डिटेल से ऊपर समझो, बिल्कुल समझ में आया होगा। नहीं समझ में जिससे आया है, कोई भी डाउट हो वो कमेंट में बेझिझक कुछ भी लिख सकता है, अलाउड है कुछ भी पूछने का, कुछ भी लिखने का, कमेंट में बेझिझक। ठीक है, ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और तो कुछ है नहीं, कुछ तो बाकी मैं कहावत, उतना कहावत स्टोरी शायरी कुछ जानता नहीं जो मैं बोलता हूँ वीडियो में, तो बस यही कंटिन्यू मुझे काम है, पढ़ाना, कंटिन्यू समझाना, समझते रहो। 5 नंबर के बारे में समझ लियो, नेक्स्ट मैथ का क्लास लेंगे तो इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, निकलते हैं, फिर मिलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, बाय।